बच्चों, आज अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर का नाम है वाणिज्य के महत्व। वाणिज्य के महत्व या लाभ इसको बोला जाता है। आज देखा जा रहा है तो उद्योग, कल कारखाने इत्यादि स्थापना के कारण वाणिज्य का क्षेत्र भी विस्तृत होते जा रहा है, वाणिज्य का विस्तार होते जा रहा है। लोगों को कई प्रकार के इनसे लाभ मिलते जा रहा है, अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होती जा रही है। तो इस प्रकार से विनिमय या आदान प्रदान जो तेज गति से बढ़ रहा है, एक देश से दूसरे देश तक के वाणिज्य का जो क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, इसलिए वाणिज्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब चलते हैं कि वाणिज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, वाणिज्य को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सभ्यता के विकास का प्रतीक है। पिछले कई वर्षों से देखा जाता था तो किसी भी प्रकार से उत्पादन ठीक नहीं होता था, लेकिन जब उत्पादन की गति तेज हुई, उद्योगों से निर्माण शुरू हुआ, व्यापार और व्यवसाय का विस्तार होने लगा, तो धीरे धीरे सभ्यता का भी विकास या सभ्यता में धीरे धीरे सुधार आने लगा। कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर बेरोजगारी की समस्या नहीं है, विकसित राष्ट्र बन गए हैं, वहां के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है, जैसे कि जापान है, फ्रांस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऐसे बड़े बड़े जो देश हैं, इनकी सभ्यता में खूब प्रगति या वृद्धि हुई है। यहाँ के लोगों की जो स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। वैसे कई ऐसे विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर भी देखते हैं तो उनकी भी सभ्यता में कई प्रकार के विकास देखने को मिलता है। तो ये सब परिणाम जो है वाणिज्य के कारण या वाणिज्य के प्रभाव के कारण ही है। अगला जो देखते हैं वो है नियोजित विकास। वाणिज्य का जब क्षेत्र व्यापक हुआ या उसका विस्तृत या विस्तारीकरण जब हुआ, तो धीरे धीरे एक नियोजित विकास की ओर लोग आगे बढ़ने लगे, वो देश आगे बढ़ने लगा। कई प्रकार के वहां पर उत्पादन कार्य होने लगा, वहां पर क्रय विक्रय होने लगे, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। तो इस प्रकार से एक सुनियोजित विकास उस देश में देखने को मिला, और वो सिर्फ एक वाणिज्य के कारण ही है। तीसरा जो आता है, लागत में कमी एवं गुणवत्ता में सुधार। जब से वाणिज्य का प्रादुर्भाव हुआ, तभी से अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण और उसकी गुणवत्ता में सुधार धीरे धीरे होता गया, और गुणवत्ता में सुधार के कारण उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु प्राप्त होने लगी, कम कीमत में वस्तु प्राप्त होने लगी। तो यही जो है लागत में कमी एवं गुणवत्ता में सुधार, अच्छी वस्तु भी मिल रही है और कम कीमत में भी, क्योंकि वाणिज्य के द्वारा ऐसे वस्तुओं को आदान प्रदान या विनिमय किया जा रहा है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकता की वस्तु हो। तो इस प्रकार से वाणिज्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथा है सामाजिक संतुष्टि। वाणिज्य के कारण ही वस्तु की कम लागत, गुणवत्ता वाली वस्तु मिल जाने के कारण
आज सामाजिक संतुष्टि, सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं उनको संतुष्टि मिल रही है, उनको ज्यादा कीमत खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और कम कीमत देकर, कम लागत लगाकर, समय पर और अच्छी वस्तु उनको मिल रही है। और वो सिर्फ जो श्रेय जाता है वो है वाणिज्य के कारण ही है। जब से वाणिज्य की शुरुआत हुआ है तब से सामाजिक जो संतुष्टि, समाज में रहने वाले जो उपभोक्ता वर्ग है या ग्राहक है या एक देश से दूसरे देश के व्यापार करने वाले हैं, उनको लाभ हुआ है। फिर पांचवा जो आता है औद्योगिक शांति। वाणिज्य के कारण आज देखा जा रहा है तो औद्योगिकरण में भी शांति की व्यवस्था बनी हुई है। पहले हड़ताल, तालाबंदी या श्रमिकों का असंतुष्ट हो जाना, ये सब होने के कारण औद्योगिक अशांति का रूप धारण कर चुका था। लेकिन जब से वाणिज्य आया है या वाणिज्य का जन्म जब हुआ है तब से आज औद्योगिकरण तेजी से बढ़ते जा रहा है। वहां पर शांति की व्यवस्था स्थित है। वहां पर प्रत्येक कर्मचारी को समय पर वेतन मिल जाता है और उनको वेतन में वृद्धि मिल जाती है, कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है और ये सब वाणिज्य के कारण ही है। जो उत्पादित वस्तु है वो बाजारों में शीघ्र बिक जाती है और उसका परिणाम जो होता है, उद्योगों में काम करने वाले या औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग रहते हैं उसका फायदा उनको मिलता है। तो आज औद्योगिक शांति, हड़ताल, तालाबंदी पर पाबंदी लग चुका है। छठवां जो है दक्ष प्रबंधकों की प्राप्ति। वाणिज्य के परिणाम स्वरूप ही उद्योगों को दक्ष प्रबंधकों की प्राप्ति हो रही है, उनको प्रशिक्षण मिल रहा है और प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण एक अच्छे प्रबंधक प्राप्त हो रहे हैं और एक अच्छे प्रबंधक प्राप्त हो जाने के कारण वहां पर या उस उद्योगों में अच्छे उत्पादन होते जा रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजा भी जा सकता है या प्रशिक्षित जो प्रबंधक है उनको एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भी भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक दक्ष वाणिज्य के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वाणिज्य के महत्व या वाणिज्य से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है इसके बारे में हम समझे हैं। इसके बाद में आइए चलते हैं नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्यावसायिक संगठन का स्वरूप। कोई भी जब व्यवसाय किया जाता है तो उसमें जितनी संगठन क्षमता मजबूत होती है उसका जो व्यवसाय है आगे बढ़ जाता है। यदि व्यावसायिक संगठन कमजोर है तो उसका उत्पादन या उसके कार्य करने की जो क्षमता है या उसमें कई प्रकार के अड़चनें पैदा हो सकती है। तो व्यापार या व्यवसाय संचालित करने के लिए एक व्यावसायिक संगठन मजबूत होना जरूरी होता है। व्यावसायिक संगठन ही एक रीढ़ कहा जाता है और जितना मजबूत व्यावसायिक संगठन होगा उतना उसका व्यापार या व्यवसाय फलता फूलता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक संगठन के बहुत सारे स्वरूप है, जैसे कि एकाकी व्यापार है और संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यापार है और साझेदारी व्यापार है, सहकारी समितियां हैं
और कंपनी है। ऐसे बहुत सारे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप और इस स्वरूप के आधार पर कुछ न कुछ व्यवसाय का संचालन करके अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों नए चैप्टर की ओर। पहला जो चैप्टर आता है वो है एकाकी व्यापार का। इसके बाद बाकी जो संगठन है उसका बारी बारी से हर चैप्टर का अलग अलग पीरियड में उसका वर्णन बताते जाएंगे। तो आइए चलते हैं एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार का मतलब यही होता है कि प्राचीन समय में जब व्यक्ति बिखरे हुए थे या लोग बिखरे हुए थे या कबीलों में रहते थे और उनका एक संगठन नहीं था, उनका परिवार बिखरा हुआ रहता था। लेकिन जब से परिवार एक साथ में रहना सीखा तभी से ये एकाकी व्यापार का शुरुआत हुआ है। तो आइए एकाकी व्यापार का आशय क्या होता है। एकाकी मतलब सिर्फ एक व्यक्ति इसमें अपना योगदान देता है। एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, वही व्यवस्थापक होता है, वही संचालक होता है, वही निर्देशक होता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का इसमें अधिकार या उत्तरदायित्व रहता है और उस व्यापार में जो भी लाभ हानि प्राप्त होता है वो उसी व्यक्ति का होता है, क्योंकि वही अकेला पूंजी लगाता है, वही संचालन करता है, वही देख रेख करता है। और जब हानि हो जाती है तो उसी का हानि होता है, जिसका वहन उसी को करना पड़ता है। लाभ होता है तो वही उस लाभ को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से एकाधिकारी जो व्यापार का मतलब यही होता है कि सिर्फ एक का अधिकार या एक व्यक्ति के द्वारा संचालित कोई भी व्यापार जो होता है। तो एकाकी व्यापार के अंतर्गत या एकाकी व्यापार का आशय क्या है इसको बताया गया। इसके बाद में एकाकी व्यापार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। एकाकी व्यापार की विशेषताएं, पहला जो है एकाकी स्वामित्व। एकाकी व्यापार का लक्षण, स्वभाव, प्रकृति, विशेषताएं, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है जिसका उत्तर हमको एक ही लिखना है। तो यहाँ पर एकाकी स्वामित्व, एकाकी व्यापार में जैसे कि अभी बताया इसका स्वामी सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा होता है या एक ही व्यक्ति इसका संचालन करता है, इसका व्यवस्थापक होता है। इसमें पूंजी भी एक अकेला लगाता है और उस व्यापार को संचालित करता है। उसमें जो भी लाभ हानि होता है वो उसका होता है। तो अकेला स्वामी, एक अकेला स्वामित्व उसका रहता है, इसीलिए एकाकी स्वामित्व इसमें देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार के अंतर्गत इसकी अगली विशेषता जो है वो है असीमित दायित्व। अभी आपको बताया कि एकाकी जो व्यापार होता है उसमें स्वामी एक होता है, एक व्यक्ति स्वामी होता है। इसमें और कोई स्वामी नहीं होता या इसमें समूह में कार्य या व्यापार नहीं किया जाता। इसमें मात्र एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इसलिए एक व्यक्ति स्वामी होने के कारण यदि कभी भी व्यवसाय में हानि हो जाता है, हानि हो जाने के कारण जितनी पूंजी वो उस व्यापार में लगाया रहता है और उससे कहीं उनको ज्यादा नुकसान या हानि उठानी पड़ती है तो उसको अतिरिक्त अपनी संपत्ति से लगाना पड़ता है।
जैसे कि 10,000 का अगर नुकसान हो जाता है और 5,000 अतिरिक्त उसमें और हानि हो जाती है, तो उसमें 5,000 की जो हानि का वहन वो व्यक्ति या वो जो एकाकी व्यापारी वो करेगा। तो इस प्रकार से असीमित उत्तरदायित्व का मतलब यही होता है कि कभी भी हानि होने पर उस व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाने का कार्य या अपने संपत्ति से अतिरिक्त जो पूंजी लगाने का कार्य उस एकाकी व्यापार में किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं तीसरा, पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंधन। एकाकी व्यापार में नियंत्रण सिर्फ एक व्यक्ति का ही होता है। वो संपूर्ण उस व्यापार का शुरुआत करता है और अंत भी वही करता है। एक व्यक्ति के द्वारा शुरुआत होता है, प्रारंभिक शुरुआत, और उसी व्यक्ति के द्वारा अंत भी किया जाता है। अपने व्यवसाय पर नियंत्रण, अपने व्यवसाय में कर्मचारियों की नियुक्ति या अपने व्यवसाय का देखरेख, उसमें पूंजी लगाना, ये सारी व्यवस्थाओं का नियंत्रण सिर्फ एक अकेला ही करता है या एक अकेला ही प्रबंध करता है। यदि पूंजी की कमी हुई तो वो स्वयं पूंजी लगाएगा। तो इस प्रकार से पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंधन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में रहता है। उसका संचालन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, इसलिए इसको एकाकी व्यापार कहा जाता है। चौथा जो आता है, व्यवसाय चुनाव की स्वतंत्रता। एकाकी व्यापार में किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कौन सी व्यवसाय उनको संचालित करना है, उसका चुनाव करने के लिए वो स्वतंत्र है। किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में या किसी के बोलने पर वो उस व्यवसाय का चुनाव करे, ऐसा नहीं होता। वो स्वतंत्र है। कौन सा व्यवसाय उसके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा व्यवसाय उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, कौन सा व्यवसाय अच्छा चल सकता है, ये सारी चीजों का वो चुनाव करने के लिए सक्षम है। अपनी योग्यता के अनुसार से या अपनी पूंजी के अनुसार से या अपने जो संचालन के आधार पर वो उस व्यवसाय का या उस व्यापार का संचालन या उसका जो नियंत्रण एकाकी व्यापार के अंतर्गत कर सकता है। वो स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का दबाव उस पर नहीं होता। पांचवा जो आता है, पूंजी पर आधिपत्य। एकाकी जो व्यापार के अंतर्गत पूंजी वो स्वयं लगाता है और पूंजी स्वयं लगाने के कारण सारी उस पर जो लाभ होता है, उस व्यापार से जितना भी लाभ होता है उस पर उसका आधिपत्य या उसका अधिकार उस एकाकी व्यापारी का ही होता है। तो इस प्रकार से एक एकाकी व्यापार में वो कहां से पूंजी लाता है, कहां से वो पूंजी प्राप्त करता है, और उसके बाद में जब उस व्यापार में लाभ होता है तो उसका आधिपत्य या उसका जो संपूर्ण जो भाग है उस एकाकी व्यापारी का ही होता है। तो एकाकी व्यापार के अंतर्गत उस पूंजी पर आधिपत्य सिर्फ एक का होता है, ना कि किसी और का या ना किसी समूह का होता है। इसीलिए एकाकी, एकाकी मतलब एक का अधिकार या एक के द्वारा किया गया व्यापार होता है। फिर छठवां जो आता है, वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति। वैधानिक जैसे कि कंपनी वगैरह है
या साझेदारी वगैरह है, इसमें वैधानिक दस्तावेज या वैधानिक नियमों का पालन करना पड़ता है। शासन के जितने भी नियम हैं उनका पालन या उन पर दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन एकाकी व्यापार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के इसमें दस्तावेज या प्रशासनिक नियमों का इसमें जरूरत नहीं पड़ता। वैधानिक शिष्टाचार जितना भी है उनकी आवश्यकता एकाकी व्यापार में नहीं पड़ता, क्योंकि एकाकी व्यापार यही सिखाता है, यही बताता है कि यदि लाभ होगा तो एक अकेला का, हानि होगा तो एक अकेला का। यहाँ पर लाभ हुआ तो शासन को उसको न देना पड़ता है, और हानि होता है तो भी ना उसको बताना पड़ता है या ना उसे लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से एकाकी व्यापार के अंतर्गत व्यापार किया जाता है, और इसका संचालन सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही संचालित होता है, इसीलिए इसको एकाकी व्यापार कहा जाता है। तो आज इस नए चैप्टर में एकाकी व्यापार की आशय और उसकी विशेषताओं के बारे में आज समझे हैं। अगले पीरियड में एकाकी व्यापार से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।